बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2012 के अंदर मुझे मौका मिला एमफिल के अंदर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ पढ़ने का डॉक्टर शुजा साहब से, जो लंदन से आए हुए थे। और उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ाते पढ़ाते एक दिन हमें एक असाइनमेंट कराई अबाउट ड्रीम्स ऑफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। ये ख्वाब मैं ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की तरह अपने टीन एज का पढ़ चुका हुआ था। बड़ा मशहूर वाक़या है जो हज़रत यूसुफ़ के ख्वाब हैं, लेकिन जिस चीज़ों पे उन्होंने तवज्जो दिलाई और जिस तरीके से उसकी इंटरप्रिटेशन की और हमारे से असाइनमेंट्स कराई, वो मेरे लिए एक नई बात इस तरह से थी कि पहली दफ़ा मुझे एक मौका मिला कि कैसे जो से ड्रीम्स हैं उनके लिए हम एक विंडो समझ सकते हैं उनको ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर को समझने के लिए, और कैसे स्पिरिचुअलिटी जो उनसी है फ़लसफ़े से इस बुनियाद पे भी कहीं ना कहीं ताल मेल खाती है। इसको पढ़ने के दरमियान हमें नोट्स मिले। उस नोट्स के अंदर एक किताब से मुतल्लिक नोट्स थे, सिगमंड फ्राइड की बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जो मैंने शौक़ से बड़ी पढ़ी। और उसको पढ़ने के बाद मेरे लिए मज़ीद ज़रा वाज़ेह हुआ कि एज़ पर साइकोलॉजी और ख़ास तौर पे जो बाबाए नफ्सियात सिगमंड फ्राइड हैं, उनके ख़्याल के मुताबिक जो ड्रीम्स हैं वो एक किस्म की कम्युनिकेशन है ह्यूमन सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस की कॉन्शियस के साथ। मीन्स के जो तहत शहूर के अंदर हमारी ख्वाहिशात या हमारे जो अमाल स्टोर हुए होते हैं, उसकी थ्रू ड्रीम्स एक कम्युनिकेशन होती है कॉन्शियस के साथ, यानी कि सब कॉन्शियस से चीज़ें ट्रांसफ़र होके कॉन्शियस में आती हैं और एक तमसील की सूरत में हम उसको देखते हैं। क्योंकि मुझे अपनी बहुत अर्ली एज से फ्राइड से ज़्यादा कार्ल जूंग पसंद थे, तो मैंने दोबारा से कार्ल जूंग की किताब कलेक्टिव अनकॉन्शियस वाली दोबारा से पढ़ी। और कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंदर से मुझे मज़ीद ये सीखने को मिला कि जूंग फ्राइड साहब की थ्योरी को ही आगे लेके चलते हैं कि कैसे ये एक रिलेशनशिप डेवलप होता है थ्रू ड्रीम्स अनकॉन्शियस या सब कॉन्शियस का कॉन्शियस के साथ। लेकिन अलमशहूर जो उनके आर्कटाइप्स हैं, या बाज़ लोग इसको आर्च टाइप्स पढ़ते हैं, उसके मुताबिक उन्होंने कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स निकाले हुए थे कि जो दुनिया के किसी भी खित्ते में कहीं पे भी बंदा मौजूद हो, उसको थ्रू ड्रीम्स वही सिंबल्स नज़र आते हैं। और उसकी इंटरप्रिटेशन चाहे बंदा युगंडा का है, चाहे अमेरिका का है, चाहे पाकिस्तान का है, उसकी एक यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है। तो दैट मीन्स कि इसका दूसरा सबक मुझे ये मिला ह्यूमन नफ्सियात की एक नेचर को सेट करने के अलावा, कि हम इंसान कार्ल जूंग के मुताबिक कलेक्टिव अनकॉन्शियसली एक दूसरे से अटैच भी हैं, और बाज़ चीज़ों को हम सिम्बॉलिकली जहाँ मर्ज़ी का ख़ित्ता और जिस मर्ज़ी इन्वायरमेंट में हमारी डेवलपमेंट हुई हो, हम इसको एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं अपने कबाइल या अपनी एनवायरनमेंट से ऊपर उठ के। अच्छा, मेरे लिए ये चीज़ मौजू जो उनसे दिलचस्पी का बायस शायद इसलिए भी ज़्यादा था ड्रीम्स के हवाले से, कि मेरी जहाँ तक मुझे अपनी छोटी सी छोटी उम्र याद है, मेरे वालिद साहब के पास एक किताब होती थी अल्लामा सरीन की, इमाम सरीन की किताबुर रोया। और मेरे वालिद साहब बड़े पर्टिकुलर थे कि वो अक्सर ख्वाब जब देखते थे तो किताबुर रोया में से उसकी इंटरप्रिटेशन तलाश करते थे। तो फॉलोइंग हिज फुटपाथ्स मुझे भी याद पड़ी थी। मुझे ख्वाब कम आते थे बचपन में, लेकिन जब कभी आते थे तो मैं किताबुर रोया से कंसल्ट करता था। और मज़े की बात यह है कि अक्सर व बेशतर जो उनसे होते थे, किताबुर रोया की जो बताई हुई इंटरप्रिटेशन होती थी मेरे ख्वाब की, वो पूरी होती थी। तो एक किस्म के मेरी अपनी नफ्सियात के अंदर कहीं ना कहीं ड्रीम से एक लगाव था। दूसरी वजह इसकी ये बनी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ड्रीम्स ने मेरी ज़ाती नफ्सियात पे भी कहीं ना कहीं असर डाला है, कि मैं ज़ाती तौर पर एक ऐसा रिबेल नेचर का बंदा हूँ कि जो अक्सर अपने अकायद और अपनी मानी हुई चीज़ को चैलेंज करके उसको चेक करने की कोशिश करता रहता है। यही हाल मेरे साथ मेरे रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के ख़्यालात हैं, जिसका मुझे फ़ायदा ये हुआ
کہ ریلیجن اور اسپرچویلٹی کی بہت ساری جو شاخیں اور جو چیزیں تھیں وہ مجھے اپنے عقائد سے بڑھ کر ایک پراپر سائنس کے لحاظ سے اس کو اس کی انٹرپریٹ کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اسی طرح کا ایک میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی بعض اسپرچول یا ریلیجس جو ان سے میرے نظریات بن چکے ہیں، بعض دفعہ جب میں ان کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ڈریم کے حوالے سے ایک حوالہ میرے پاس یہ ہے کہ میری اپنی زندگی میں 2-3 ایسے خواب آئے جن خوابوں کی تعبیر بہت عرصے بعد آئی، لیکن وہ انہونے طریقے سے آئی۔ جیسے المشہور جب میں 11-12 سال کا تھا 1982-83 میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ مجھے اپنی محترم شیخ صاحب کی شخصیت کا جو پہلا انٹروڈکشن ملا وہ 1982-83 میں ملا، اور میں شیخ صاحب کے پاس گیا ہوں 2006 کے اندر، اور 2006 کے اندر جا کے جس واقعے کو میں نے 82-83 میں دیکھا تھا تو معلوم ہونا یہ ہوا کہ 82-83 میں شیخ صاحب اسی طرح کے کسی واقعے میں سے جینوئنلی گزر رہے تھے۔ اسی طریقے سے تقریباً سن 1993-94 میں نے جو محترم شیخ صاحب کی جگہ ہے ملتان کے اندر 381A شاہ رکن عالم کالونی کا جو مین ہال ہے، وہاں کا میں نے باقاعدہ نقشہ دیکھا، شیخ صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ وہاں پہ لوگوں کو موجود دیکھا، وہی دروازہ، وہی نشست، وہی سٹیج، وہی سارا کچھ۔ اور 1993-94 وہ جگہ ہے، ٹائم ہے جس وقت ابھی محترم شیخ صاحب کراچی میں ہی تشریف فرما تھے، ملتان وہ آئے ہی نہیں تھے، اور جس بلڈنگ کو میں نے دیکھا وہ 2006 سے 2008 میں تعمیر ہوئی تھی، 93-94 میں اس کا مقام ہی نہیں تھا۔ اس طرح سے کچھ اور بھی میرے خواب ہیں جس کی وجہ سے میں خوابوں کو بعض دفعہ یا اپنے بعض اسپرچول جو میرے عقائد یا نظریات ہیں ان کو چیلنج کرنے کی کوشش بھی کروں تو میرے ڈریمز جو ان سے ہیں اس کو ایک قسم کی بندک ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، واپس آتے ہیں کہ ڈاکٹر شجاع کی بات سے میں نے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز پڑھی، کارل جونگ کی دوبارہ سے میں نے کلیکٹیو انکانشیس پڑھی، آرک ٹائپس کے متعلق پڑھا، اور پھر چلتے چلتے میں انہی دنوں میں کیونکہ 2012-13 کے اندر ایک خاص طور پہ مجھے کوگنیٹو سائیکالوجی کا اور برین سے ریلیٹڈ چیزوں کا شوق پڑا تھا، تو میں نے اس ڈریم کے حوالے سے مزید جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ گوروں نے 2 مشینیں بنائی ہوئی ہیں، ایک EEG کے نام سے، ایک جس طرح ہم MRI کہتے ہیں، ایک FMRI ہے، جس کے ذریعے سے خواب میں موجود یا خواب دیکھتے ہوئے انسان کو سر پہ ٹوپی وغیرہ پہنا کر اس کے سوئچز وغیرہ لگا کے اس کی برین ایکٹیویٹی کو میئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا خواب یا کون سی چیز دیکھتے ہوئے اس کے برین کے کون سے جو ان سے پارٹس ہیں وہ روشن ہوتے ہیں یا فنکشن دکھائی دیتے ہیں۔ تو ابھی تک ایسی کوئی مشین تو انسان نہیں بنا سکے کہ جو خوابوں کو یا ڈریمز کو برین کے اندر چلنے والوں کو ریکارڈ کر لے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو گیا ہے کہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے جو ڈریمز ہیں، مزیدار بات یہ ہے کہ وہ ویژول کارٹیکس اور جو فور فرنٹل کارٹیکس ہے جو عام طور پہ بھی ہمیں دیکھنے کے لیے مدد دیتا ہے، وہ خواب کے اندر بھی بیسک برین کے جو کمپوننٹس عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں اس ساری ایکسرسائز کو دیکھنے یا ایکسپیرینس کرنے کی، تو وہاں پہ بھی وہ یہی والے جو برین ریجنز ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب میں نے کیونکہ جو سورس ڈاکٹر شجاع نے سمجھایا تھا وہ حضرت یوسف کا وہ خواب تھا، یوسف علیہ السلام کا، جس کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے، تو میں نے تھوڑا سا اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت محسوس کی، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ 3 خواب تو ہیں ہی، ایک وہی 11 سورج چاند کا سجدہ کرنے والا، اور اس کے علاوہ جو ان سا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ان سا یہ خواب ہے جس کو انہوں نے سنا، کسی اور نے دیکھا قید کے زمانے میں، وہ پرندوں کے سر کے اوپر روٹی کھانے والا، اور اس کے علاوہ کنگ کا جو خواب تھا جس کے اندر 7 دبلی گایوں کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور اس کی انٹرپریٹیشن کی، تو اور اس کے علاوہ قرآن کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ اس طرح کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کر سکتے ہیں صرف ان سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔
अहादीस मुबारका के अंदर भी तीन ही तरह की जो सी अहादीस हमें मिलती हैं ख्वाब से रिलेटेड। एक रोया के मुतल्लिक है जो जनवन ख्वाब हैं, जिनके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये अल्लाह करीम की तरफ से इशारा है, और कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नबूवत जो सी है आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख़त्म हो चुकी है, रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लेकिन जो बाहर चीज़ रह गई है वो 43वां हिस्सा सच्चे ख्वाब का है, तो वो रोया के मायने के अंदर आता है। और दूसरी जो सी रोया के अलावा जो सी दूसरी जो टर्म यूज़ की जाती है वो उन ख्वाबों के मुतल्लिक है जो शैतान आपके दिल में डालता है। और तीसरी अहादीस के अंदर वही जिसकी मैं नफ्सियात के हवाले से बात कर रहा हूँ, या फ्रॉइड या यूंग ने बात की, कि वो इंसान की अपनी ख्वाहिशों या अपनी नामुकम्मल चीज़ों की एक किस्म की तमसील होती है जिसको वो ख्वाबों की सूरत में देखता है। मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पे आके इस तीसरी किस्म पे, पहली दो किस्मों को तो ज़ाहिर है फ़िलहाल साइंस नहीं मानती और फ़िलहाल नहीं मानेगी कि जिसके अंदर अल्लाह करीम की तरफ से कोई इशारा है या शैतान उसको दिखा रहा है। लेकिन तीसरी चीज़ जो हदीस के अंदर हमें नज़र आती है, वहाँ पे साइंस और जो साइंस मीन साइकोलॉजी और जो हदीस हैं वो सिमिलर हैं, कि जहाँ पे इंसान अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और अपनी उन चीज़ों के मुताबिक चीज़ों की तमसील कर रहा है। अच्छा, इसमें मज़ेदार बात है, जिस तरह से मैंने आपको अपना ज़ाती एक मसला या वाक़या बताया कि मेरे 2-3 ऐसे सच्चे ख्वाब हैं कि जिनकी तामील के या उसकी ताबीर के अंदर 20-30 साल गुज़रे, लेकिन उनकी वजह से मैं ख्वाबों को सिर्फ़ दिमागी खलल कहने से महरूम हो गया हूँ। बाज़ वो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं इसको एक कहूँ कि नहीं जी ये सारा का सारा तो दिमाग का खेल है, दिमाग तमसील कर रहा है, लेकिन मेरी पर्सनल ट्रेजेडी मैंने जानबूझ के आपको बताई है कि मैं इस तरह की चीज़ें करता रहता हूँ। लेकिन ड्रीम्स के मामले में 1982-83 का एक ख्वाब और एक 1993-94 का ख्वाब मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं कि मैं ख्वाबों को कुछ ना कुछ हद तक मजबूर हूँ इशारा या फ्यूचर को प्रेडिक्ट या एक फोरसी करने का एक चीज़ भी समझता हूँ। और यही चीज़ मेरी नफ्सियात के अंदर भी आई। और मज़ेदार बात यह है कि ड्रीम्स, मेरा ये ख़्याल है कि इंसानी नफ्सियात का एक बड़ा मजबूत करैक्टर और कंस्ट्रक्शन करती हैं। इवन अगर आप इसको अल्लाह करीम की तरफ से इशारा या शैतान का ख्याल ना भी समझें और सिंपली इसको मॉडर्न साइकोलॉजी या न्यूरो साइकोलॉजी के तहत सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ समझें कि जिसके मुताबिक आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपके कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को आपस में मिला रहा है। इस मिलाने के अंसर से ह्यूमन जो सी नेचर है, मेरे ख्याल के मुताबिक उस पर ड्रीम्स के इस तरीके से असरात पड़ते हैं कि वो लोग जो पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव ख्वाब ज़्यादा देख रहे हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म की मोटिवेशन पैदा होगी, और वो मोटिवेशन उनके अंदर विल टू डू डेवलप करेगा, और वो किसी ख़ास रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। और वो लोग जो बुरे असरात वाले या गंदे मंदे से ख्वाब देख रहे हैं, गंदे मंदे से ख्वाब का मतलब इसका सेक्स रिलेटेड नहीं है, गंदे मंदे से ख्वाब ये है कि बाज़ लोगों को ख्वाब के अंदर कीचड़, बारिश, धुंधला मौसम, विजन साफ़ नहीं है, इस तरह के ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं। तो दैट शोज़ their personality and their brain functions are not clear even when they are waking। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल के मुताबिक मैं यहाँ पे फ्राइड और जंग से बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ कि जब भी आप किसी बंदे की पर्सनालिटी को मुकम्मल तौर पे जानना चाहें तो उससे ज़रूर पूछें तुझे ख्वाब आते हैं, और आते हैं तो किस तरह के ख्वाब आते हैं। ख्वाब असल में उस बंदे की इनर ब्रेन या इनर सेल्फ की आपको एक खिड़की खोल देंगे और उसके अंदर से आपको चीज़ें मालूम होनी शुरू हो जाएंगी। ख्वाब एक ऐसा मौजू है जिस पे घंटों बात की जा सकती है, और घंटों से ज़्यादा सालों की इस पे मेहनत करके इस पे तरक्की की मनाजिल तय की जा सकती हैं। लेकिन लुब्बे लुबाब आपको आज मैं सिर्फ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब भी इंसान के मुतल्लिक हम बात करें तो तमाम एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स को लें, उसका माहौल,
اس کی اپ برنگنگ، اس کی سکولنگ، اس کی یونیورسٹی لائف، اس کا خاص ملک، اس کا ایک پولیٹیکل کلچر، اس کا ایک ہسٹوریکل کلچر، اور اس کے خواب انسانی نفسیات کی وہ راہ ہے کہ جس سے پتہ چلے گا کہ اس کے ارد گرد کے ماحول کا اس کے دماغ پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اور وہ کس طرح کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔